नमस्कार, एवन तहल का हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं शारदा सरोहा। प्रदेश में विधायक कैसे अच्छे विधायक बने, कैसे जनता से किए वादे निभाएं और कैसे विधानसभा के अंदर और बाहर अपने कर्तव्य को निभाएं, इन सारी जिम्मेदारियों को समझाने के लिए बीजेपी अपने विधायकों की एक कार्यशाला लगाने जा रही है। हरियाणा विशेष में आज इसी पर बात करेंगे कि बीजेपी की इस क्लास में क्या कुछ विधायकों को सिखाया जाएगा। बीजेपी विधायकों की ये क्लास लगेगी फरीदाबाद के सूरजकुंड में। 3 और 4 जनवरी को 2 दिन के लिए कार्यशाला होगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां विधायकों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की 2 दिन की कार्यशाला करवाने जा रही है। 3 और 4 जनवरी को फरीदाबाद के सूरजकुंड में पार्टी की कार्यशाला होगी। इसमें विधायकों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेता जानकारी देंगे। ट्रेनिंग कैंप के संयोजक जगदीश चोपड़ा ने पत्रकारों को बताया कि कैंप में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और सुषमा स्वराज विधायकों को बेहतर विधायक होने के तरीके सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण शिविर इसी स्थान पर संपन्न होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे सभी विधायक आज सायंकाल तक यहां पर पहुंच जाएंगे और विधिवत रूप से कल और परसों यह प्रशिक्षण शिविर यहां पर संपन्न होगा। बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग 3 जनवरी को सुबह 9:30 बजे राजनाथ सिंह के संबोधन के साथ शुरू हो जाएगी, जिसके बाद 8 सत्रों में विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि बीजेपी के 47 विधायकों में से 38 विधायक पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं, जिनमें सीएम खट्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रियों की बात करें तो कुल 10 मंत्रियों में से सिर्फ 2 मंत्री ही पहले मंत्रालय संभाल चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार के बाकी सभी मंत्री पहली बार ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में इन नए नवेले विधायकों के लिए 2 दिवसीय ये कार्यशाला कितनी फायदेमंद साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। एवन तहल का हरियाणा के लिए फरीदाबाद एनआईटी से मनोज कुमार की रिपोर्ट। तो कल से शुरू हो जाएगा बीजेपी विधायकों की ट्रेनिंग का सेशन और बता दें कि 2 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी। इसमें विधायकों को पार्टी के वरिष्ठ नेता जानकारी देंगे, बताएंगे कि किस तरीके से एक बेहतर विधायक तैयार हो सकता है और किस तरीके से एक बेहतर विधायक के कर्तव्य और जिम्मेदारी होती है। इसी पर यह जिम्मेदारी तय करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजकुंड पहुंचेंगे और विधायकों की इस क्लास को संबोधित करेंगे। बता दें कि बीजेपी के 47 विधायक हैं, जिनमें से 38 नए विधायक हैं जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। यानी विधानसभा के अंदर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ जिम्मेदारी और कर्तव्य बनते हैं, इसकी जानकारी तरीके से बीजेपी विधायकों को दी जाएगी। चर्चा इसी पर शुरू करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, कार्यकारी संपादक हमारे साथ हैं। इसी के साथ ही प्रवीण अत्री, इनेलो के प्रवक्ता स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इनेलो की तरफ से, और इसके साथ ही जयप्रकाश हैं कलायत से विधायक। जयप्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही सुनीता दुग्गल, प्रवक्ता बीजेपी, भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला सवाल सुनीता दुग्गल जी आपसे कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा आपके से ही जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों की क्लास लग रही है और उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कैंप के मायने क्या है, कितना अहम ये ट्रेनिंग कैंप? देखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें ये लगता है कि विधायक जो है या कि जो राजनीति है उसमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, जबकि मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो हमारे विधायक हैं या जो कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं या कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो कि राजनीति में जो भी हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है सिखाने की किस तरह से वो जिस मंशा को लेकर वो राजनीति में आए हैं, क्या जनता के हितों का वो ध्यान रख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह के कैंप्स जो हैं वो विधायकों के लिए भी और मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए जी। और ये बहुत फायदेमंद रहेगा। ये जो 2 दिन का सेशन जो है ये उन सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसा कि आपने बताया कि 38 हमारे विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आ रहे हैं जी।
तो उनको क्या उनकी जिम्मेवारियां हैं और क्या उनके कर्तव्य हैं और किस तरह से वो जनता के हितों का ध्यान रख सकते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ज्यादा काफी कुछ जानकारी उन्हें मिल सकती है, आपका ये कहना है। डॉक्टर धीमान, आपसे पहले सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह की पहले भी कहीं ना कहीं कोई प्रक्रिया रहती होगी। अगर 2 दिन का विधायकों का किसी तरीके से कोई प्रक्रिया रखी जाती है, किसी वर्कशॉप के जरिए, ट्रेनिंग कैंप के जरिए, कितनी अहम होती है और कितने उसके फायदे नजर आते हैं? जिस प्रकार का प्रशिक्षण शिविर अब कल से शुरू होगा, आज ही पहुंच गए हैं सभी MLA। 2 दिन अगर देखा जाए तो जिस दृष्टि से जो मैंने इसकी जानकारी ली है कि प्रशिक्षण शिविर का सत्र जो 8 सत्र इन्होंने बनाए हैं वो किस किस तरीके से चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा बीजेपी का एक अपना कल्चर है, पार्टी की नीतियां हैं, पार्टी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आगे काम करना चाहिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को जी, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा फोकस रहेगा। और जो तकनीकी दृष्टि का जो विधानसभा में विधायकों को अपनी बात कैसे कहनी चाहिए, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। तो 2 तरीके की बात होगी। 2 दिन में से 8 सत्र का समय वैसे तो बहुत कम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बताया जाएगा भी आपको ऐसे नहीं, अगर ऐसे कहा जा रहा तो आपको ऐसे सवाल उठाने चाहिए कि किसी कोई अगर विपक्ष के विधायक कोई सत्ताधारी दल की तरफ कोई बात तथ्यात्मक दृष्टि से गलत कह रहे हैं तो आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर कह के आपको बोलना चाहिए और तुरंत वहां पर स्पीकर से अनुमति लेकर अपनी बात कहनी चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। पर सामान्यतः ये बात जब विधानसभा के अंदर जब सेशन चल रहा होता है जी, जो कि अभी बाई चांस क्योंकि जब सत्ता सरकार नहीं बनती है तो उसको विश्वास मत प्राप्त करना होता है एक प्रकार से, हालांकि विश्वास मत पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पर फिर भी जब ओथ सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो सेशन 1-2 दिन का ही चलता है और इस बार भी वैसे ही चला। अभी जो बजट सत्र आने वाला है, ये कम से कम अगर 15-20 दिन सत्र चलेगा तो सभी विधायक, चाहे ना बीजेपी के विधायक हैं चाहे वो दूसरी पार्टी के विधायक हैं, तब उनको वहां पर मौके पे 8-8 घंटे 6-6 घंटे जो विधानसभा चलती है और जो पुराने सीनियर जो विधायक हैं या मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जब वो अपनी बात कहते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर विधानसभा के बाहर जब एक पार्टी अपने विधायकों के लिए जो, क्योंकि 47 में से 38 विधायक, सिर्फ 9 विधायक ही हैं और अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 7 जिले हैं, 21 में से 7 जिले ही हैं जिनके विधायक, जो 9 विधायक हैं जिनके 7 जिलों से संबंधित हैं। तो जो हमारे 14 जिले हैं उनके कोई भी विधायक पुराना नहीं है, सब नए हैं। तो उस दृष्टि से तो बिल्कुल प्रशिक्षण शिविर ठीक रहेगा, पर इनको जो बताने की जरूरत है तकनीकी दृष्टि से, वो तो है विधानसभा के जो पुराने और नेता हैं वो उस तरीके से जब इनको ट्रेनिंग देंगे जी। जैसे आपने सवाल किया था, ये पिछली विधानसभा में 2009 से 14 तक की जो विधानसभा रही है उसमें भी इस प्रकार की बात आई थी। उससे पहले जब डॉक्टर कादियान स्पीकर थे तब भी बात आई थी, 5 से 2009 के बीच में नए विधायक आते हैं और विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया भी जाता है, सरकारी तौर पर भी लगाया, तो पार्टी का है सरकारी तौर पर विधानसभा की तरफ से भी लगाया जाता है और उसमें बहुत सारे सीनियर लीडर्स को बुलाया जाता है कि आपको अपनी बात कैसे कहनी चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, पिंजौर में लगा था प्रशिक्षण शिविर और उसमें सिर्फ 12 या 14 MLA या 18 MLA पहुंचे थे, जबकि मुख्यमंत्री खुद वहां पर संबोधित करने गए थे और मुख्यमंत्री तो उद्घाटन करने के बाद चले गए आए और उसके बाद जो ट्रेनिंग देने वाले लोग थे, बताना चाहती हूँ, वो वहां पर रहे। इस तरीके के प्रशिक्षण शिविरों में अगर इतने कम संख्या जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो विधानसभा के अंदर उस तरीके का बात उठती है। और मैं कई बार विधानसभा की कार्रवाई जब मैं उसको देखता था उसमें मैंने बहुत सारी कमी ये देखने में पाई कि ना केवल कई बार नए विधायक ऐसी जगह पर बीच में उठ खड़े होते हैं जब उनको पता नहीं है, क्योंकि रूल बुक होती है हमारी, नियमों के अनुसार कार्रवाई चलती है, कोई भी चीज नियमों के अनुसार साहब उन पहलुओं पर भी आएंगे कि आखिर क्या क्या कमियां होती है जिन पर सुधार की गुंजाइश विधायकों के लिए भी होती है, क्योंकि अब खुद सुनीता जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जरूरत नहीं है, लेकिन एक तरीके से जो छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अत्रे साहब, एक जवाब आपका भी लेना चाहेंगे, इस कैंप को किस मायनों में देखते हैं? देखिए, वैसे तो इस तरह का प्रशिक्षण कैंप जो है वो पार्टियां लगाती हैं अपने विधायकों को या मेंबर पार्लियामेंट को इस चीज के लिए ट्रेन करना या उनको बताना कि विधानसभा में क्या रूल एंड रेगुलेशन रहते हैं, किस तरह से उनको वहां पे बिहेव करना है या किस तरह से सवाल पूछने हैं। बट यहाँ एक बहुत बड़ी चीज जो है वो ये है कि क्या वाकई ही इन 2 दिनों में विधायक सीख पाएंगे या उनको सिखाया जा सकता है या सभी रूल्स बताए जा सकते हैं, पहला पॉइंट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2 दिन के टाइम में आप विधानसभा के सभी नियम उनको आप सिखा सको या सभी नियमों के बारे में डिटेल में बता सको या, लेकिन जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब सरकार बनी थी तो मेंबर पार्लियामेंट के लिए भी इस तरह का एक ट्रेनिंग सेशन लगा था, अगर आपको याद हो, इसी जगह पर। लेकिन हुआ ये कि जब आप, जैसे सुनीता जी बोल रही थी कि उनको समझाया जाता है, बताया जाता है कि उनको विधानसभा में कैसे बिहेव करना है, पार्लियामेंट में कैसे बिहेव करना है और
पब्लिक में कैसे बिहेव करना है। और यहाँ पे जब वो मेंबर पार्लियामेंट का जब सेशन लगा तो उसका जो रिजल्ट कम आउट हुआ वो ये कि निरंजन भारती जी एक ऐसी स्टेटमेंट दे देती है जिसको प्राइम मिनिस्टर को कंडेम करना पड़ता है, साक्षी महाराज जी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर को कंडेम करना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि क्या ये केवल खबर बनाने का ढंग तो नहीं है, क्या वाकई आप सीरियस हैं, क्या वाकई ही आप ये चाहते हैं कि आपके विधायक इन नियमों को सीखे। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो वो फिर हर सेशन से पहले होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन में आप नहीं सिखा सकते। 2 दिन में आप सारे नियम ना तो उनको बता सकते और ना ही सारे नियमों को, क्योंकि नॉर्मली जो जैसे डॉक्टर साहब ने तो देखा भी होगा इस तरह के जब प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, विधायक बैठे हैं, जो स्पीकर जैसे राजनाथ जी आएंगे वो बोलेंगे, जो भी उन्होंने बताना है बताएंगे, नोबडी कैन आस्क क्वेश्चन, क्योंकि वो एक सेशन इस तरह का होता है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत फायदेमंद चीज रहती है। इस सेशन में किस तरीके से प्रक्रिया चलेगी उस पर भी सुनीता जी का जवाब लेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैंप की बात चल रही है और आपकी जो कांग्रेस सरकार की अगर बात की जाए उस दौरान भी इस तरह के कैंप की बातचीत सामने आती रही है। कितना अहम और कितना फायदेमंद इस तरह के कैंप को मान रहे हैं? मुझे याद नहीं है कि कांग्रेस के समय कभी कांग्रेस के विधायकों का कोई कैंप लगा हो, और मैं तो पहले दिन से ही कहता रहा हूं कि सरकार में इनकम्पिटेंट लोग हैं, अनुभवहीन लोग हैं जी, नौसिखियां हैं। और जिस प्रकार से भारत सरकार के अंदर भी कोई मिनिस्टर कुछ बोल रहा है उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ता है। अत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा, और माफी मांगनी पड़ती है प्राइम मिनिस्टर को। तो पोजीशन सरकार की खराब होती है, पार्टी की खराब होती है। और जो हमने आरोप लगाए थे हमारे आरोप सिद्ध हो गए कि आज इनके पार्टी के शीर्ष नेता इनको सिखाने के लिए आ रहे हैं कि किस प्रकार से तुमने विधानसभा के अंदर व्यवहार करना है, किस प्रकार से बोलना है और किस प्रकार से बातें करनी है। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक अच्छी बात है कि कुछ इनके विधायक सीखेंगे जी, और सीखेंगे तो उससे लोगों को लाभ मिलेगा जी। लेकिन आज भी हालत यह है, जो इनके विधायक चुन के आए हैं, हमारे पास लोग मिलने आते हैं, वो कहते हैं लोग ये जो नए नए विधायक हैं ये फोन भी नहीं उठाते। तो इनको ये भी सिखाना चाहिए कि जनता ने उनको चुन के भेजा है, जनता के लोगों का फोन उठाने चाहिए, और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता के हितों के जो फैसले हैं उनके ऊपर जोर से सरकार से काम कराना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके, फायदा मिल सके। विधानसभा के बाहर किस तरह से अपनी ड्यूटियों को निभा सकते हैं, ये भी एक पहलू है। सुनीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले जयप्रकाश जी से एक सवाल ले लेते हैं। जयप्रकाश जी, कितना अहम इस तरह के कैंप को मानते हैं और क्या मानते हैं कि विधायकों को इस तरह की ट्रेनिंग की कितनी जरूरत होती है कि वो विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर जनता से किस तरीके से रूबरू हों? नहीं, वैसे तो रिवायत है कि मैं तो पार्लियामेंट में ज्यादा रहा हूँ, विधानसभा में दूसरी बार ही गया हूँ। पार्लियामेंट में मैंने देखा है, विधानसभा में भी देखा है, जब भी कोई नई पार्लियामेंट या विधानसभा का गठन होता है, जो उसके फर्स्ट टाइमर मेंबर होते हैं जी, उनको इस तरह की क्लासेस देनी चाहिए और दी जाती। इससे जो नए मेंबर आए हैं उनको पता लगेगा 184, 193, 377 कॉल अटेंशन मोशन, बहुत से ऐसे मोशन हैं जी, जो जैसे 0 आवर्स। दूसरा ये कि सदन के अंदर सीनियर का जूनियर से कैसे व्यवहार और आचरण होना चाहिए, स्पीकर के प्रति हमारा क्या आचरण होना चाहिए, जब सदन का नेता बोलता है तो क्या आचरण होना चाहिए, विपक्ष का नेता बोलता है क्या आचरण होना चाहिए, कोई सीनियर नेता बोलता है तो उसका हमने जैसे उनको यील्डिंग करनी है तो उसका क्या नियम होना चाहिए, जैसे हमारी कॉल अटेंशन मोशन आ जाती हैं। तो ऐसे नियम हैं जिनके तहत लोकसभा और विधानसभा की कार्रवाई चलती है जी। तो ये नए मेंबर आए हैं, अच्छी बात है, इनको सिखाएंगे, बताएंगे तो इनको पता लगेगा और आगे से व्यवहार बढ़िया होगा। विधानसभा ठीक तरीके से चलाने का तरीका अच्छा है और ये अच्छा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया जी। अच्छा फैसला इसे कहा जा सकता है। सुनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, पहले वो दोहराएं, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं पहले तो कृष्णमूर्ति जी ने हमारी जो अभी जो बात कही उसका जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि उनको कभी याद नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का कोई प्रशिक्षण शिविर लगाया हो। तो जो पार्टी अपने पार्टी में भी अनुशासन नहीं ठीक से रख सकती, किस तरह से अभी आप लोगों ने देखा होगा कि
कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई और किस तरह से कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाए और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे थे कि जो पार्टी अपनी पार्टी में भी अनुशासन के साथ नहीं रह सकती, उस पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो विधायिका में या के सदन में जो है वहां पर अच्छा बिहेव कर सकती हैं। उनको ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत सिखाए, उनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा जरूरत है नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात जी, और दूसरी बात मैं अत्री जी की बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा कि हमें ये कैसे पता लगे कि ये सीरियस है कि नहीं है। तो देखिए, अभी मैं उन्हीं से पूछना चाहूंगी कि क्या यार्डस्टिक है इस चीज का, क्या मापदंड है जिससे हम अपनी सीरियसनेस शो कर सके कि हम सीरियस हैं या नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि ये 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में कुछ नहीं होगा। जी अत्री जी, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 2 दिन के शिविर में कुछ नहीं होता है। तो आपको ये किसने बता दिया कि सिर्फ 2 दिन का शिविर है, उसके बाद आगे कभी कोई इस तरह का ट्रेनिंग कैंप नहीं होगा? तो इसलिए मैं ये कह रही हूं कि इन चीजों को एप्रिशिएट करना चाहिए। ये जनता के हित में भी है और हमारे नेताओं के हित में भी है। सुनीता जी, देखिए, ये बात तो मैंने जैसे कही कि अक्सर सभी पार्टीज ऐसा करती हैं, अपने विधायकों को, मेंबर पार्लियामेंट को ट्रेनिंग सेशन लगाती हैं। लेकिन जैसे जो आपने मुझसे पूछा कि आप कैसे पता लगेगा आप सीरियस है या नहीं है, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए, ये जो आप 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर है, 2 दिन इकट्ठे हुए, चाय कॉफी पी, बातें की, अपने घर चले गए, जैसा कि मेंबर पार्लियामेंट के प्रशिक्षण शिविर के बाद रिजल्ट आउटकम आया था, मैं इसलिए ये बात कर रहा था। लेकिन अच्छा होता जब आपके सरकार के मंत्री और एमएलए वहां पे इकट्ठे हुए हैं और वो इस बात के लिए माफी मांगे हरियाणा की जनता से कि किसानों को जो हमें वायदे किए थे हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तब समझ में आता है कि आप बहुत सीरियस हैं। अगर आपके चीफ मिनिस्टर और आपके मंत्री और आपके विधायक इस बात के लिए हरियाणा की जनता से माफी मांगे कि लॉ एंड ऑर्डर के हालात जो हम सुधारने का वायदा करके आए थे हम नहीं कर पाए, इसके लिए हमें माफ कीजिए। अच्छा होगा कि आप ये बात कहें कि हमने अपने घोषणा पत्र में जो चुनावी वायदे किए थे हमें माफ कर दिया जाए, हम उनको पूरा नहीं कर पाए हैं, तब हमें पता लगेगा कि आप वाकई सीरियस हैं और आप चाहते हैं विधानसभा के अंदर और बाहर आपके विधायक अच्छा बिहेव करें। धीमान साहब, राजनीतिक भाषा से दूर रहते हुए हम आपसे जनता माफी हमसे नहीं, सुनीता जी आपके पास, हाँ जी, अत्री जी, आपको कहां लगा कि जनता हमसे उम्मीद कर रही है कि हम उनसे माफी मांगे? बहुत उम्मीद कर रही है। 2 महीने हुए सरकार को, और सरकार जिस तरह से बिल्कुल ईमानदारी के साथ जिस तरह से सरकार चल रही है और लोगों के, आप ये देखिए 21 जिले हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले पूरे किए हैं, जिसका पूरा का पूरा 1 राउंड लगाया है। और पहले जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, सिर्फ एक ही जगह की सरकार थी, वो कब, कौन से जिले में वो कब पहुंचे, सिर्फ इलेक्शन के दिनों में बेशक गए हो, लेकिन कभी इस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे सभी के सभी जिलों में इस तरह से लोगों को जाकर लोगों की हितों के एक बार बोलना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। जानकारी नहीं। सुनीता जी, 21 जिलों में घूमने से मुख्यमंत्री के किसानों को यूरिया नहीं मिल गई। 21 जिलों में घूमने से जो आपने घोषणा पत्र में पेंशन का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। 21 जिलों में घूमने से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। 21 जिलों में घूमने से जो आपने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। 21 जिलों में घूमने से जो आपने कर्मचारियों को 15,000 में महीने, सफाई कर्मचारियों को बोला था 15,000 में महीना देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। पर आते हैं, हमारा विषय है, उससे भटकना नहीं चाहेंगे क्योंकि बीजेपी विधायकों की क्लास लग रही है और इस क्लास में क्या सिखाया जाना चाहिए, क्या सिखाया जाएगा, कैसे सिखाया जाएगा और ये बाकी विधायकों के लिए भी अगर फायदेमंद हो सकता है तो क्या बाकी पार्टियां उस पर विचार करेंगी। इस विषय पर हम रहेंगे, कहीं भी विषय से नहीं भटकना चाहते हैं। धीमान साहब, आपसे इस पहलू पर चर्चा कर लेते हैं, राजनीति से अलग हटके, कि अगर बीजेपी विधायकों की क्लास लग रही है तो उन्हें वाकई क्या सिखाया जाना चाहिए, क्या सिखाया जा सकता है, किस तरीके से फायदेमंद ये 2 दिन हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले और जोड़ूंगा साथ में जी। 47 में से 38 विधायक हैं बीजेपी के जी। आईएनएलडी और आईएनएलडी की जो सहयोगी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल, इनके कुल 20 विधायकों में से 13 विधायक इनके भी नए हैं। इनके केवल 7 ही विधायक हैं जो पुराने हैं जी। और कांग्रेस के क्योंकि 15 हैं, 15 में से सिर्फ एक ही नया है, बाकी सब पुराने हैं और पूरे कई साल के कई बार के अनुभवी हैं। निर्दलीय 5 जीते से उसमें से 3 नए हैं और बसपा के 1 जीते हैं, वो एक नए हैं। तो 56 एमएलए इस वक्त 90 में से नए हैं, पहली बार बन के आए हैं। इसको नए का मतलब पहली बार। तो खाली बीजेपी के विधायकों को प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, ये जो और बचे हैं दूसरी पार्टियों के, इन सबको भी प्रशिक्षण की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा, पहले भी बताया था, 2005 से 2009 और 2009 से 2014 के बीच में भी जो नए विधायक आए थे उनका प्रशिक्षण शिविर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से लगवाया गया था, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। और जो लेटेस्ट जो लगा था वो पिंजौर गार्डन में लगा था, होटल में। प्रशिक्षण शिविर बहुत जरूरी होते हैं, केवल विधायकों के लिए, किसी के लिए भी। इवन के जो रिफ्रेशर कोर्सेज जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जो लेक्चरर होते हैं
उनके लिए भी रिफ्रेशर कोर्स होते हैं। ट्रेनिंग तो कहीं पर भी दिलवा दी जाए, कभी भी दिलवा दी जाए, किसी भी तरीके की दिलवा दी जाए, वो अच्छी रहती है। लेकिन जो हरियाणा के जो बीजेपी अपनी पार्टी की तरफ से, हालांकि आज ही अभी 6:30 बजे जो विधानसभा अध्यक्ष है कंवरपाल जी, उन्होंने कहा कि मेरा पहले तो मैं ही ट्रेनिंग ले लूं, हालांकि वो नए नहीं है, पुराने हैं, लेकिन ये 2 दिन का ट्रेनिंग लेने के बाद मैं ये चाहूंगा कि हरियाणा विधानसभा के जो नए विधायक हैं सारे के सारे, मैं ऑफिशियली विधानसभा की तरफ से उनको ट्रेनिंग दिलवाऊं। तो एक तो इच्छा जाहिर होगी कि वो ट्रेनिंग होगी। दूसरा, जो आज बीजेपी के विधायकों को ज्यादा जरूरत इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है और उनके मैक्सिमम विधायक नए हैं, उनको जो अंदर बीजेपी जो विधानसभा के अंदर जैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से जयप्रकाश जी कहते हैं कि काला टेंशन मोशन है, किस तरीके से हमने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ साथ प्राइवेट बिल कैसे लेके आना है, वो सब तकनीकी बातें हैं। मैं उस तकनीकी बातों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि हम खाली विधानसभा के इनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। आपने जैसे अपने एंट्रो में कहा था कि इनके जिम्मेदारी बाहर पब्लिक, विधानसभा के बाहर भी है। विधानसभा के अंदर तो सिर्फ जब सत्र चलता जब है, विधानसभा के बाहर तो रोज पब्लिक से मीटिंग करनी पड़ती है, रोज लोगों से समस्याएं इनको लेनी है, उसका हल कैसे करवाना है। वो तीसरा पहलू है प्रशासन के साथ अपना संबंध बनाए रखना, सरकार के साथ संबंध बनाए रखना। एक और बिंदु जो हुड्डा साहब ने कहा था बिल्कुल सही बिंदु है, वो खाली इस बीजेपी की सरकार में नहीं, वो पहले भी रहता है कि जैसे कोई एमएलए या मिनिस्टर बन जाता है या विधायक बन जाता है या सांसद बन जाता है, जनता से संपर्क, जनता के उनके साथ बदलते ही जीतते ही नंबर बदल जाते हैं, फोन नंबर, वो फोन नंबर ही दूसरे हो जाते हैं, तो उनको फोन करो तो ये उठाता है फोन। वो जनता से संपर्क किसी का भी नहीं टूटना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के विधायक है चाहे किसी के विधायक है, उनको उससे टूटना नहीं चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा बिंदु, एक राजनीतिक दृष्टि उसमें हो गई, लेकिन एक उसका अहम पहलू है कि कोई भी पार्टी जब अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करके सत्ता में आती है, तो जो सत्ता उस वक्त आती है उसकी अहम जिम्मेदारी होती है अपने उन वादों को, क्योंकि जनता के प्रति जो वादे किए हैं उनको भी किसी न किसी तरीके से कैसे पूरा किया जाए, विधायकों के जरिए, विधानसभा के जरिए, सरकार के जरिए। 3 प्रकार से वो मांगे पूरी होंगी, वादे पूरे होंगे। बिल्कुल। तो उनकी तरफ भी किस तरीके से, एक तो महत्वपूर्ण बिंदु आया कि सांसदों का ट्रेनिंग की गई थी, उसके बाद इस प्रकार के बयान दे दिए गए। बयान देना अलग इशू है, ये पार्टी को अलग से प्लेटफॉर्म पे अपने बताना चाहिए। वो मंत्रियों को ऐसी प्रशिक्षण शिविर में बताया जा सकता है, जैसे कृष्ण बेदी हैं, मंत्री हैं, राज्य मंत्री। रामपाल वाले मामले में जब पत्रकारों की पिटाई होगी तो उन्होंने कुछ अजीब सा बयान दे दिया। राजकुमार सैनी ने कुरुक्षेत्र में अपनी बात कही, लेकिन उनकी बात का अन्यथा कर्मचारियों ने लिया। तो कुछ इस प्रकार की बातें ऐसी ही प्रशिक्षण शिविर में कही जाती है। जी बिल्कुल। जयप्रकाश जी, आपसे, क्योंकि आपने कुछ टेक्निकल बातों पर जरूर हमें जानकारी दी कि ये वो पहलू हैं जो विधानसभा के अंदर विधायकों को सिखाए जा सकते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर बात हो रही है कि विधानसभा के अंदर अगर विधायक की ड्यूटी की बात करें, उनके कर्तव्यों की बात करें, तो किस तरह की चीजों की, किस तरह की प्रशिक्षण की जरूरत होती है विधायकों को, क्योंकि अगर इस तरह के कैंप लग रहे हैं तो उसमें किन बातों पर ध्यान दिया जा सकता है आपकी ओर से? तो मैडम वैसे तो सिस्टम है ये, सुरेंद्र जी सही कह रहे थे जी कि जब भी विधानसभा कोई आती है सेशन लगता है, और ये भी अच्छी बात थी जी। अगर स्पीकर महोदय जितने भी फर्स्ट टाइमर हैं जी सबके लिए लगाते तो और बेहतर होता। हर दल के मेंबर्स को बुलाया जाता और उनको 3 प्रकार का हमने काम करना है जी। एक जनप्रतिनिधि, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं जी। जनता में चुन करके भेजती है, जनता के प्रति चुनने के बाद हमारा आचरण कैसा हो। हमने जनता ने जो हमारे को जिम्मेवारी दी है, सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम हमने करना है जी। जनता का मैसेज हमने गवर्नमेंट को देना है। रूलिंग पार्टी के लोग तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री से, मंत्री से के माध्यम से को डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है विधानसभा। हम अपने हर मामले को, इलाके की समस्याओं को, कई ऐसी धाराएं हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि भाई कार टेंशन मोशन है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, 377 है, कोई ऐसे 0 आवर्स है, अर्जेंट कोई काम आ गया, अर्जेंट मैटर जो आते हैं तो 0 आवर्स है तो उसमें हमने कब नोटिस देना है। जैसे 0 आवर्स का जो लोकसभा में था, तो सुबह ही 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होती है, 9 बजे हमने नोटिस दे देना चाहिए स्पीकर को। तो इस तरीके से 377 हमने लिख के देना है कि मेरे इलाके में फला सड़क खराब है, वो कब तक बनाई जानी चाहिए, उसकी इतनी वो इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह की बातें हैं। तीसरी बात हमारी ये जो है कि जनप्रतिनिधि एक प्रहरी के रूप में काम करना चाहिए, एक सेवक के रूप में काम करना चाहिए, न कि एक राजनेता के रूप। ये जो लफ्ज का हम इस्तेमाल करते हैं राजनेता, गलत है।
क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, राजनेता नहीं है। हमने जनता की सेवा करनी है। चुनाव में जो जनता से वायदे करते हैं, जनता हमें अपनी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार चुन करके भेजती है, हमारी जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये चीजें सब हम ध्यान में, जैसे हम आपसे बात करें पत्रकारिता, तो हमने ये भी देखना है कि हम पत्रकारों के सामने किस तरह का व्यवहार करें, रवैया हमारा कैसा हो। हम जो कह रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है, गलत तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारा आचरण है दूसरे आदमी को अच्छा ना लगे। तो ऐसी चीजें, जनप्रतिनिधि का आचरण इतना बढ़िया होना चाहिए। मैं कहता हूं कि असली जो सन्यासी के रूप में काम करता है वो जनप्रतिनिधि करता है। जी बिल्कुल। और ये कुछ इस तरह के सुझाव है जिन पर विचार करके कहीं ना कहीं एक विधायक जिस तरीके से चुना जाता है जनता की ओर से, वो कहीं वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतर सके। बिल्कुल। हुड्डा साहब, आपने एक पहलू गिनवाया जिस तरीके से अगर विधायक चुने जाते हैं वो जनता से संपर्क नहीं करते हैं, इस तरह की आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की कमियां देखते हैं और विधायकों से किस तरह की उम्मीद आप भी करते हैं, आम जनता भी करती है, जिन पर ध्यान देने की खास जरूरत होती है। देखिए, मेरे पास हर पार्टी के लोग मिलते हैं, ब्याह शादी में, दुख सुख में। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जो उनके बीजेपी के विधायक हैं वो टेलीफोन नहीं उठाते, उनके पीए टेलीफोन उठाते हैं। अभी तो सरकार को जुम्मा 2 महीने, 2.25 महीने हुए हैं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं जी कि इन्होंने कैंप केवल बीजेपी के लोगों को क्यों लगाया? सभी एमएलए को लगाना चाहिए था। कांग्रेस सभी एमएलए को लगाती थी। इन्होंने बीजेपी के एमएलए को केवल इसलिए लगाया कि नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने जो चुनावी वायदे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। अब इनको ये सिखाएंगे कि किस प्रकार से झूठ बोल के आप लोगों से पीछे छुड़वा सकते हैं। ये सरकार, हरियाणा सरकार 2.25 महीने के अंदर जी अलोकप्रिय होगी। अपने आप में रिकॉर्ड है 60 साल के इतिहास में। आज तक कोई सरकार इतनी जल्दी लोगों के अंदर बदनाम नहीं हुई, कोई सरकार को लोग इतनी जल्दी कोसते नहीं। लेकिन ये पहली सरकार है जहां किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है, आम आदमी भी दुखी है जी। और मैं ये एक और बात कहना चाहता हूं जी कि इनको माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। 15 लाख रुपए एक आदमी को, हर नागरिक को देने का वायदा किया था इन्होंने, काला धन लाने का वायदा किया था जी। आज ये मुकर गए हैं। तो मैं ये, और मैं सुनीता जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। ये कहते हैं कि पहले मुख्यमंत्री जो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 3 जिलों में रहे। मैं इनको अक्सर टीवी चैनल पे देखता हूं। इनको, मुझे लगता है कि टीवी चैनल देखती नहीं खुद। इनको एक नॉलेज, इनकी नॉलेज मुझे लगता है बड़ी पुअर है। इन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को सिरसा के अंदर, अंबाला के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर हर जगह बोलते नहीं देखा इन्होंने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं इनको एक और कहना चाहता हूं कि आप आरटीए लगाइएगा। जिस समय आपकी और चौटाला साहब की सरकार थी उसमें कितने काम हुए और हमारी सरकार में कितने काम हुए, इसका जवाब ले लेते हैं। बने रहिए, सुनीता जी से जवाब ले लेते हैं। मैं अभी मैं और कुछ बोलना चाहता हूं। आज मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहता हूं। मैं लास्ट पॉइंट जी, इन्होंने एमपीओ का कैंप लगाया, मोदी जी ने लगाया सूरजकुंड में जी। उसके बाद भी इनके एमपी अनाप शनाप बात कर रहे हैं और बार बार नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ रही है। ऐसे कैंपों का क्या फायदा, मुझे बताइएगा। राजकुमार सैनी ने कहा कि कर्मचारियों को, पक्के कर्मचारियों को कच्चा कर देना चाहिए, ऐसे आदमी पार्टी से निकाल देना चाहिए था इनको। लेकिन ये पूरी पार्टी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है। आज ये पार्टी पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है। हर वर्ग में आज हाहाकार मची हुई है जी। किसान दुखी है, सवाल यही है कि अगर बीजेपी विधायकों को एक ट्रेनिंग कैंप में इकट्ठा किया जा रहा है तो क्या उसमें सिखाया जाएगा और वो कितना फायदेमंद होगा? आपके आरोपों का जवाब भी सुनीता जी से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं बीजेपी विधायकों की अगर क्लास होगी तो उसमें क्या सिखाया जाएगा विधायकों को। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का कहना था कि ट्रेनिंग कैंप में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी, कि आखिर जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया तो अब कैसे झूठ बोला जाए सभी से। सुनीता दुग्गल जी क्या कहेंगी, क्या इस तरह की ट्रेनिंग दी जाने वाली है या फिर जो ट्रेनिंग दी जाने वाली वो जानकारी दे दीजिए। देखिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी तो नेचुरल है कि वो अभी विरोधी दल में है और अभी उनकी सरकार नहीं है, तो वो तो इस तरह की बातें करना जायज बनता है उनका। तो मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगी कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिस भी जिले में गए हैं वहां जाकर उन्होंने सिंपल एक ही बात कही है कि आप अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आए, अगर किसी ने राम राम करनी है सिर्फ तो वो मुझे बाद में मिले। और नंबर दूसरी बात मैं आपको कहती हूँ कि मैं रतिया विधानसभा से, जैसे मैं वहां से बिलोंग करती हूँ, मैंने मतलब रतिया विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था। एक छोटी सी बात मैंने वहां के लोगों के बारे में कहा है कि इनका हेपेटाइटिस जो सी वहां पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी मशीन जी मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो वहां से मशीन उठाकर यहां पर लेकर आए। और हमारे खट्टर साहब जी हैं, अब की बार जो गए थे वो वहां पर उन्होंने जाकर उन्होंने कहा कि आपका उपचार केंद्र हेपेटाइटिस सी का यहीं बनेगा, आपकी मशीन यहीं पर आएगी। इतने दिनों से वहां पर ड्रग्स का प्रचलन है, मुख्यमंत्री जी जाकर घोषणा करके आए वहां पर कि रिहैबिलिटेशन सेंटर वहां पर बनेगा। पिछली कांग्रेस सरकार को तो भ्रष्टाचार से ही फुर्सत नहीं थी, वो इस तरह की बातों की, जनता के हितों की बातों की तरफ कहां ध्यान देती। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि ठीक है कि आप अभी विरोधी दल में हैं तो इसलिए आपकी ये बातें करना जायज बनती है। दूसरी रही बात काला धन की, तो आप इमरान खान की वीडियो देखिए। आप बात करते हैं कि टीवी सुनीता जी की जो नॉलेज है वो पुअर है। मैं नेशनल और इंटरनेशनल और देसी सारे चैनल देखती हूँ हुड्डा साहब, तो मैं आपको बता दूं कि चैनल नहीं देखते आप, कि इमरान खान की वीडियो एक वायरल हो रखी है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ जी को कहा है कि देखिए, मैं इस बात के लिए मोदी जी की प्रशंसा करता हूं कि 625 लोगों के नाम उन्होंने विदेशों में दिए हैं कि काला धन की इनकी डिटेल मेरे को पता करके दीजिए। तो देखिए, इस तरह की सिर्फ बातें, अनर्गल बातें करने से कुछ नहीं है। हमारे पास जो है वो हम जनता के हितों के, भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए काम कर रही है और ये चीज स्पष्ट है। लोग बिल्कुल परेशान नहीं है। इस तरह के शिविर जो है प्रशिक्षण के लिए वो बहुत जरूरी है, ताकि किस तरह से वो लोगों के काम आ सके, किस तरह से लोगों के हितों का ध्यान रख सके, इसके बारे में उनको बताया जाए। और किस तरह से जय हमारे भाई जयप्रकाश जी ने बताया कि किस तरह से वो असेंबली में अगर बैठे हैं तो वहां पर वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और किस तरह से वहां बिहेव कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी उनको पता लगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी होने वाली है ये जो प्रशिक्षण शिविर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवीण जी ने रखा था कि इस तरह के सेशन जब भी होते हैं तो जो भी वरिष्ठ नेता होगा वो एक तरीके से संबोधित करेगा, बाकी कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। क्या इस तरह का कुछ रहने वाला है या फिर आगे प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी? जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसमें कुछ वरिष्ठ नेताओं के नाम है जो विधायकों को ट्रेनिंग देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ खास इस कैंप में रहने वाला है वो पहले आपसे जानना चाहेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी देखिए, जो मेंबर पार्लियामेंट्स की जो प्रशिक्षण शिविर था सूरजकुंड में, वो मुझे भी उसको जो है अटेंड करने का मौका मिला था। तो जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो संबोधित करते हैं और बीच बीच में जिसको भी जो भी प्रश्न पूछना होता है तो वो लोग पूछते हैं और अपनी जो भी उनकी किसी भी तरह की अगर उनको कोई परेशानी है या किसी तरह की कोई समस्या बीच में आती है तो वो वहां पर उनसे पूछ के उस दिक्कत को दूर करते हैं। तो ये प्रशिक्षण शिविर जो है वो एक ओपन हाउस की तरह होता है कि जो जैसे ट्रेनिंग के में होता है कि पहले उनको सिखाया जाता है और उसके बाद एक क्वेश्चन आवर छोटा सा रहता है, उसमें वो भी जो फीडबैक वो देते हैं उसको भी नोट किया जाता है और कोई क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहें तो वो भी उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए उसका जवाब दिया जाता है। जी अत्री साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, एक तो मैं ये जरूर कहूंगा सुनीता जी से कि इमरान खान नवाज शरीफ को क्या कह रहे हैं, ये उनकी वहां की राजनीति है, ये उनकी वहां की राजनीति की जरूरत है। देश की जनता मोदी जी से क्या चाहती है वो इंपॉर्टेंट है, या देश की जनता मोदी जी के लिए क्या कहती है वो इंपॉर्टेंट है। इमरान खान क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। लेकिन एक चीज जरूर, जैसे अभी बात कर रहे थे, जेपी जी जैसे बात कर रहे थे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो बताए जाते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सीखना कि किस क्वेश्चन की अहमियत क्या है, कि आपको क्या बात करनी है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। 1987 की विधानसभा में रतनलाल कटारिया जी पहली बार विधायक बन के आए थे और विधानसभा अध्यक्ष होते थे चट्टा साहब। बजट सेशन में रतनलाल कटारिया जी उठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर करते हैं और वो बोलते क्या है कि जी लाइब्रेरी जो है विधानसभा की उसकी साफ सफाई ठीक नहीं है। अब आप समझ के देखिए कि एक नया एमएलए, उसको यही नहीं पता कि किस सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है और पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अगर आप कुछ बात कर रहे हो तो वो आपको क्या करनी चाहिए। मतलब
सफाई लाइब्रेरी की वो तो कई बार जो नए विधायक होते हैं, ठीक है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उनको ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि किस बात की क्या अहमियत है, आपको कौन सा सवाल पूछना है और किस सवाल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत जरूरी है। रूल एंड रेगुलेशन तो जानना डेफिनेटली जरूरी है, उसके बिना तो बात ही नहीं है। लेकिन जो दूसरा पहलू है कि विधानसभा के बाहर आपको कैसे बिहेव करना है, वहां कहीं ना कहीं कृष्ण मूर्ति जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारतीय जनता, देखिए इस ट्रेनिंग सेशन में डेफिनेटली ये बताया जाएगा कि हम अपने वायदे पूरे नहीं कर सके, जनता हमसे पूछ रही है, तो आपको किस तरह से झूठ बोल के जनता को बरगलाना है। और देखिए उस मामले में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी वालों का मुकाबला नहीं है। देखिए एक बात धीमान साहब ये जरूर कही जाती है कि बीजेपी नेता हैं जो बोलने में सक्षम इतने तरीके से होते हैं कि उनकी जो बोलने की भाषा शैली होती है उससे सभी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। खुद विपक्ष के नेताओं से हमने चर्चा में सुना है। तो क्या ये जो झूठ बोलने की ट्रेनिंग के आरोप विपक्ष की तरफ से नजर आ रहे हैं, इनमें और किस तरीके से ऐड किया जा सकता है कि नेताओं को किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए या किस तरीके से जनता से बातचीत करनी चाहिए कि अगर अपने किए गए वादे पूरे ना किए जा सके तो भी किस तरीके से जनता को शांत रखना है या फिर उनकी बातों को सुनना है? देखो मुझे लगता है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अब ये है क्योंकि सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री 2 महीने से लगातार अपनी मीटिंगें भी कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, विधायकों से भी मिलते रहे हैं। एक सामूहिक तौर पर अब फिर मिल जाएंगे, नहीं तो विधानसभा सत्र से पहले एक मीटिंग होती है विधायक दल की, उसमें मिलते हैं या फिर अकेले अकेले मिलते हैं। सामूहिक तौर पर मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य तौर पे तो जो राजनाथ जी आएंगे, सुषमा स्वराज जी आएंगे, वो तो बड़ी बड़ी बातें करके कैसे ऐसे आपको व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं, जैसे एक बड़ा टीचर जो है वाइस चांसलर आते हैं वो बोल के अपने प्राध्यापकों को बता के चले जाते हैं। लेकिन एक सेशन मैंने इसकी जानकारी जो लिया है, इंटरेक्शन सेशन भी है, जो कोई किसी को क्वेरी कोई पूछनी है विधायक वो पूछ भी सकता है। लेकिन तकनीकी दृष्टि से इसमें ज्यादा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा विधानसभा का, अंदर सवाल कैसे पूछे जाने हैं वो तो अंदर से ही जब विधानसभा सदर चल रहा होगा तभी पता चलेगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू और जो आता है बीच में, कुछ नए विधायक भी पहली दफा भी इतना अच्छा काम करते हैं, वहीं पर बैठे बैठे सीखते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने आप भी सीखता है जो उसके आसपास का माहौल होता है। जैसे कविता जैन है, पहली दफा एमएलए बनी थी, जब वो बोलती थी, हालांकि विधायक बीजेपी के 4 विधायक थे, तो विपक्ष और पक्ष और इवन जो स्पीकर थे कुलदीप शर्मा जी, उनको कहते थे भाई अब कविता जी बोल रही है, अब कोई नहीं बोलेगा। और वो 15-20 मिनट जो पूरी तैयारी करके राज्यपाल के अभिभाषण में, चाहे उनको बोलना था, पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, चाहे वो बजट पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना था, वो बहुत बढ़िया तरीके से बोलती थी। और सब विधानसभा सत्र के बाहर मिलते ही, सेशन से, विधानसभा सदन से बाहर मिलते ही सारे पत्रकार कहते आप बहुत बढ़िया बोले, अंदर भी एमएलए मंत्री उनको कहते थे आप बहुत बढ़िया बोले। लेकिन मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, बहुत सारे जो 3-3, 4-4 बार के जो एमएलए बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, वो जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, जैसे अभय सिंह चौटाला जो आईएनएलडी की तरफ से कुछ बोल रहे हैं राज्यपाल के भाषण पे, लेकिन कांग्रेस के एक विधायक थे जो दूसरी दफा जीते, उन्होंने सिर्फ वहीं अपनी सीट पे बैठे बैठे इंटरप्शन जिसको बोलते हैं हम वहां की भाषा में, वो विरोध जो करना शुरू कर दिया, उच्च बोलना शुरू कर दिया और उच्च बोलते जा रहे हैं। विधानसभा के रूल में कहीं नहीं लिखा होगा बगैर अनुमति के, विधानसभा स्पीकर की अनुमति के आप बोल ही नहीं सकते। और मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे डॉक्टर सुशील इंदौरा थे आईएनएलडी के मुख्यमंत्री, जो हुड्डा साहब थे ये खुद सांसद रहे हैं, इंदौरा साहब रहे हैं सांसद, चौधरी वीरेंद्र सिंह सांसद रहे हैं। जब कोई ये ऐसा कोई बात जिसका लेवल थोड़ा सा उतना भी ना हो, बात करते करते कर जाते थे, तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये कह रहे थे अरे डॉक्टर साहब आप तो सांसद रहे हैं, आप तो लोकसभा में बोलते रहे हैं, आपसे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब इस तरीके की बात होती है। तो जहां तक है पॉइंट ऑफ ऑर्डर की, शून्यकाल की बात राज्यपाल जेपी जी ने की, जयप्रकाश जी ने, ये स्पीकर को भी एक ट्रेनिंग की जरूरत है। मैंने जो अब तक टोटल 20-25 साल से देखा है, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को पंजाब के विधानसभा के स्पीकर से, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर से सीखना चाहिए। विपक्ष को जो बोलने का एक अवसर दिया जाना चाहिए, वो विपक्ष को बोलने का अवसर दिया नहीं जाता। मैं अगर चौधरी बंसीलाल की सरकार की बात करूं, उसमें बंसीलाल जी की सरकार के दौरान चौटाला साहब के जितने भी एमएलए थे आईएनएलडी के, इनको वॉकआउट के बजाय इनको सदन से निलंबित कर दिया। तो पिंजौर गए, उन्होंने पत्रकारिता संबोधन करते हुए कहा जी हमने तो बाहर कर दिया। जब सत्ता आई लोकदल की, तो कमोबेश कांग्रेस ये बात करती थी हमें तो सदन से बाहर निकाल दिया जी। और अब जो 10 साल कांग्रेस की बार सत्ता रही है, तो आईएनएलडी के विधायक कहते हैं हमें तो सत्ता से बाहर कर दिया, वहां पर विधानसभा सत्र जो है उससे बाहर कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, निलंबन वापस हो। शोरगुल बहुत हो जाता है। शोरगुल हमेशा ना केवल विपक्ष की तरफ से होता है, सत्ता पक्ष की तरफ से होता है। जब विपक्ष की तरफ से कोई पॉइंट सरकार के ऊपर कहा जाता है, तो सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़ा होकर शोर मचाते हैं। ये ट्रेनिंग देने की जरूरत सभी विधायकों को है, चाहे वो पुराने हैं चाहे वो नए हैं। इसमें नए वाले जो है
विधायक को ज्यादा शामिल इसलिए हो जाते हैं कि उनको एक छूट से होते हैं, पहली दफा है, इनको ज्यादा कानून की बात, नियम की बात नहीं। जी जी जयप्रकाश जी, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि कुछ तकनीकी पहलुओं की आपने बात की कि इस तरह की तकनीकी जानकारी विधायकों को देनी जरूरी होती है अगर कोई पहली बार विधानसभा में जाता है। इसके अलावा धीमान साहब ने भी कुछ पहलू गिनवाए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, कुछ राय यहाँ पर हुड्डा साहब ने भी दी कि सभी विधायकों की क्यों ना इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए, या फिर स्पीकर्स को भी इस तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो अगर सभी विधायकों की ट्रेनिंग की बात की जाए तो उस पहलू को कितना मानते हैं आप अहम, और अगर ट्रेनिंग की ही बात हो रही है तो 2 दिन की ये जो ट्रेनिंग होगी कितनी अहम है, क्या उसमें क्या कितनी जानकारी दी जा सकती है? जी जयप्रकाश जी, लगता संपर्क जयप्रकाश जी से हमारा टूट गया है। कृष्णमूर्ति हुड्डा के पास आना चाहेंगे। कृष्णमूर्ति जी, काफी देर से आपसे सवाल लेना चाह रहे थे, कुछ पहलुओं पर आप भी अपनी राय रखना चाह रहे थे, लेकिन कुछ पहलू आपने जो गिनवाए, आपने एक अहम बात कही है कि क्यों सिर्फ बीजेपी विधायकों की क्लास लग रही है, बाकी सभी विधायकों को क्यों ना अपने इस ट्रेनिंग कैंप में जोड़ा जाए, उन्हें भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए। इसके पीछे क्या राय है आपकी? देखिए, इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का ट्रेनिंग कैंप लगाया। और मैंने पहले भी कहा था कि केवल इसलिए बताने के लिए कि ट्रेनिंग में किस प्रकार से झूठ बोल के तुमने अपनी जान छुड़वानी है, जो चुनावी वायदे हैं उससे कैसे जान छुड़वानी है। और एक मंत्री तो इनके ऐसे हैं जो खड़े खड़े क्लास 1 अफसर को सस्पेंड कर देते हैं बगैर बात के। उनको, मंत्री जी को यह नहीं पता कि क्लास 1 अफसर को सस्पेंड करने की पावर तो मुख्यमंत्री की होती है। और वो पूछते हैं कि आप यहां क्या करने आए जी? आप, मैं मंत्री की हाजिरी देने आया हूं, सस्पेंड जी। के पूछे जी आप यहां करने आए हो? कि जी मैं तो, मेरी ड्यूटी थी यहां, सस्पेंड। इस प्रकार के मंत्री हैं, इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज जिस प्रकार से ये अपना आचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से ये व्यवहार कर रहे हैं, आम आदमी में मजाक उड़ रहा है। मंत्रियों को, आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की खिल्ली उड़ा रहे हैं कि अधिकारियों से किस तरीके से मंत्रियों को जानकारी देनी चाहिए। और तीसरी एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सुनीता जी ने कहा कि मुख्यमंत्री बड़े भारी दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने ये किया वो किया। रोहतक 3 बार आए हैं जी। मेरे घर के सामने उनका एक आरएसए कार्यकर्ता ने खाना किया था, 2000 लोगों को खाना खिलाया। मुख्यमंत्री के लिए 3 घंटे इंतजार की जी, और उसके बाद मुख्यमंत्री आया, 1 मिनट में चले गए बगैर खाना खाए। ये एक बार नहीं, रोहतक के अंदर 3 बार हुई जी। रेस्ट हाउस में लोगों से मिलने का टाइम था, 15 लोगों से मिले, 1000 लोगों को छोड़ के चले गए। आप बताइएगा कि क्या, किस प्रकार के चीफ मिनिस्टर हैं? अब हम इनको नौसिखिया कहें, हम इनको अनुभवहीन कहें जी। कहता हूं सुनीता जी से बिल्कुल ये जवाब लेंगे। जयप्रकाश जी एक बार फिर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ। हाँ, सुनिएगा, एक मिनट जी, एक मिनट प्लीज जी, कहिए। मैं इनसे कहता हूं कि अगर आप काला धन वापस नहीं लाए, आपने हरियाणा के लोगों को, अगर हरियाणा के देश के लोगों को 15 अपने युवाओं को रोजगार नहीं, अपने किए हुए वादों को पूरा कैसे करेंगे? जी जी जी, उन पर आप बात कर रहे हैं। जहां तक सुनो, एक लास्ट मेरी एक आखिरी मेरा है जी, जरूर। इलेक्शन से पहले कहते हैं 6 दिन आएंगे, अब ये कौन से 6 दिन आ रहे हैं इनके, बताओ? अब ये जिक्र ही नहीं कर रहे, ना मोदी जी जिक्र कर रहे हैं, सुनीता जी तो जिक्र करने का मतलब ही नहीं, इनके ना मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे हैं, ना इनके एमएलए जिक्र कर रहे हैं। अच्छे दिन आए हैं सुनीता जी, बीजेपी ने जिन वादों के साथ उपलब्ध कराते, जिन वादों के साथ उनको पूरा करने के लिए ट्रेनिंग कैंप में क्या खास बात कही जाएगी, ये हुड्डा साहब जानना चाह रहे हैं। देखिए, हुड्डा साहब को मैं कोई तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से हमारे पास आपकी आवाज अब स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। थोड़ी देर में आपसे संपर्क करेंगे। जयप्रकाश जी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी जी। जयप्रकाश जी, सवाल एक ये भी कर रहे थे कि मंत्रियों को, विधायकों को क्या क्या ट्रेनिंग दी जाए विधानसभा के अंदर और बाहर के अलावा अगर बात की जाए तो अफसरों से किस तरीके से काम लेना है, ये जानकारी देना भी अहम है। अभी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने एक पहलू रखा कि जो भी एक मंत्री हैं, उनका नाम नहीं लिया, जो भी अफसर दिखता है उनको सस्पेंड कर देते हैं। इस तरह की जानकारी होना कितना अहम मानते हैं और किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है? देखो, ये तो बात ठीक है कि
विधायकों ने और मंत्रियों ने का भी एक आचरण होता है। अधिकारी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में ब्यूरोक्रेसी एक अंग है, सरकार चलाने का खींचता है, उनका भी बहुत बड़ा दायित्व है। उनके साथ मिलकर के जो दोनों मिलके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन दोनों मिलकर के जो चलाएंगे ना प्रांत को जी, तो दोनों के ब्रोकर की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं है हमने हमारे जनता के प्रति उत्तरदायी है, वो लोग अपने दायित्व के ऊपर उत्तरदायी है। तो दोनों ने मिलकर के रिलेशन अच्छे मधुर संबंध हो तो बेहतर रहता है, बेहतर सरकार चलती है। जी सुनीता जी, आपने सुना होगा, आपसे सवाल एक पहले यही ले लेते हैं। हुड्डा साहब ने आपसे पूछा है कि जनता से किए हुए वादे पूरे नहीं किए हैं, उनके बारे में किस तरीके से कैंप में निपटा जाएगा, किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, मैं अभी ये बात पहले भी बताई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि पानीपत की रैली को, पानीपत में जो उनकी रोड शो हो रहा था, किस तरह एक बेरोजगार ने उनके साथ बिहेव किया। हालांकि हमारी पार्टी ने उसको कंडेम किया, लेकिन फिर भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री तक लोग इस तरह से पहुंचे। सुनीता जी, और दूसरी बात यह है कि कार्यकर्ताओं के घर खाना खाने के लिए नहीं, ये सरकार बनी है लोगों की समस्याओं को निजात पाने के लिए, उनकी समस्याओं से उनको दूर करने के लिए। ये समस्याएं हमारे मुख्यमंत्री जी जगह जगह पर जाकर सुन रहे हैं। एक एक जो है नागरिक की समस्या को खुद जो है वो अच्छी तरह से देखकर और उसका निदान करने के लिए वो बैठे हैं यहाँ पर। कार्यकर्ताओं के घर खाना खाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बैठे होते। तो ये अगर वो किसी के घर पे खाना नहीं खाया, उन्होंने थोड़ी देर के लिए आए और चले गए, तो सिर्फ इसलिए कि उनका सरोकार जनता के हितों से है, खाने से उनका कोई हित नहीं हल होता, जनता की समस्या का कोई हल नहीं होता। सुनीता जी, हम भी जनता के सरोकारों की बात करना चाह रहे हैं, हम भी जनता के सरोकारों की बात करना चाह रहे हैं, इसीलिए चर्चा में एक सवाल आपसे अत्रे जी भी लेना चाह रहे हैं। जी सुनीता जी, देखिए, आपके मुख्यमंत्री कार्यकर्ता के घर खाना खाएं या ना खाएं ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। खैर, आप अपने कार्यकर्ता का सम्मान करें या ना करें ये आपका पर्सनल मैटर है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह के ये ट्रेनिंग सेशन है, देखिए जो पिछला कुछ जो 3 महीने का पीरियड गुजरा और जिस तरह से एमएलए और मंत्रीज और चीफ मिनिस्टर सब में बयानबाजी या मीडिया में बने रहने की जो होड़ लगी हुई है, इवन देखिए मिनिस्टर अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन चीफ मिनिस्टर भी बहुत सी जगह पे ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं जो बाद में उनको पलटना पड़ता है या जो पता लगा गलत है, जो झूठी है। अब जैसे उन्होंने हिसार के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात कही, जबकि पार्लियामेंट में एविएशन मिनिस्टर सवाल के जवाब में, दुष्यंत जी ने सवाल पूछा था, उन्होंने रिटर्न में जवाब दिया था कि अगले 5 साल तक करनाल और हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। और उसी बात को मुख्यमंत्री अनाउंस करते हैं कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। या तो मुख्यमंत्री वहां डेट भी बता देते कि फला डेट को बनाएंगे। तो पॉइंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्सपीरियंस या लैक ऑफ एक्सपीरियंस या अनाड़ीपन, उस अनाड़ीपन का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। हमारा पॉइंट ये है, कम से कम प्रदेश की जनता को अब जो फीलिंग आनी शुरू हो गई है कि प्रदेश अनाड़ियों के हाथ में दे दिया है, अब वो फिक्रमंद है कि प्रदेश का होगा क्या, क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उससे उनका अनाड़ीपन साफ झलक रहा है। जी 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 सुनीता जी, देखिए अत्रे जी, अनाड़ियों के हाथ में नहीं, पहले बहुत धुरंधर और बहुत बड़े खिलाड़ी जो हैं वो रह चुके हैं मैदान में, जनता उनसे त्रस्त आ चुकी है। तो धीरे धीरे देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हम भी इस बात को मानते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि वो अभी सीख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खिलाड़ी आप बनो और आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहो। देखिए सुनीता जी, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस का 10 साल का जो टाइम था वो प्रदेश के लिए अच्छा नहीं था, मैं सहमत हूं। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक ऐसी घोषणा के द्वारा करना जिसमें एविएशन मिनिस्टर जवाब दे चुका है कि कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो मतलब इस तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं, मेरा सवाल ये है। अगर चलो उन्होंने कह दिया, उनकी आप एक मिनट के लिए मान लीजिए कि उनकी जानकारी में नहीं था, उन्होंने कह दिया। सुनीता जी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये क्या बात नहीं बनेगी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। घोषणा हो चुकी है सीएम की तरफ से। साहब देखिए, अगर आपको कहीं ये लगता है कि आप गलत हैं और उस बात को आप वापस ले लेते हैं, तो इसमें ये तो बहुत अच्छी बात है कि जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं। लेकिन कब तक ऐसे वापस लेते रहेंगे? इसको अप्रिशिएट करना ऐसा एक बार नहीं, ऐसा शायद कई बार हो चुका है कि अगर कोई घोषणा की उसे वापस लिया जाए या फिर कोई बात की तो उसे अपने पास वापस लिया जाए। सुनीता जी, आपके पास आएंगे एक मिनट के लिए, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं चर्चा में। अगर कोई घोषणा कर दी जाती है उसके बाद उसे वापस ले लिया जाता है, फिर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि अनुभव की कमी है।
यहाँ पर कितनी गैर जिम्मेदार सी बात हो जाती है ये आपके हिसाब से? और जरूरी ये भी है कि क्योंकि खुद सीएम पहली बार विधायक बनकर गए हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग की कितनी जरूरत है, ये भी चर्चा का विषय है। इस ट्रेनिंग में क्या कुछ चर्चा और हो सकती है? किस तरीके की ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा सकती है, न सिर्फ वादों और घोषणाओं की बल्कि उन बातों की भी जो टेक्निकल हिसाब से कि वो घोषणाएं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, किस हिसाब से जल्दबाजी दिखानी चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री क्योंकि नए हैं इसमें तो कुछ शक नहीं, और वो खुद मान रहे हैं और इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि मैं नया हूँ, सीख रहा हूँ। असली चीज होती है मुख्यमंत्री को जानकारी कौन दे रहा है। सबसे ज्यादा तो मुख्य सचिव और डीजीपी या उस संबंधित विभाग के अधिकारी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं। जिस दिन हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा की तो मैं एकदम से चौंका था कि मुख्यमंत्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा कर ही नहीं सकते। वो सेंटर का इशू है, केंद्र का इशू है, वहां से कोई मंजूरी आज तक नहीं हुई। पिछले 10 साल से मैं भी लगातार देख रहा हूँ कोई ऐसी बात मांग करते की जाती रही। इवन के हरियाणा में कार्गो एयरपोर्ट की बात चलती रही और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इतना जोर लगाते रहे वहां भिवानी के आसपास हवाई पट्टी जो है वहां पर आ जाए, वो नहीं आई। तो मुझे चौंकाने वाली बात लगी और वो दुष्यंत चौटाला ने उस दिन लोकसभा में पूछ के बताया। दूसरा इशू जो एक और जो महत्वपूर्ण इशू है, वाड्रा डीएलएफ डील लैंड मामले में जो 3 अफसरों की कमेटी को गठित करने का आदेश फाइल पे था, वो फाइल कागज गुम है। मुख्यमंत्री उस दिन दिल्ली में उन्होंने बयान दे दिया कि जी हमारा कागज मिल गया और फाइल पे है, हम दूसरी फाइल रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा जो रिटायर हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन गैप हो गया, हमने तो मुख्यमंत्री को बताया था कि फाइल मिली नहीं, हो सकता है वो कागज मिल जाए, पर कहीं कम्युनिकेशन फोन पे कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया तो मुख्यमंत्री ने कह दिया फाइल मिल गई, जबकि कागज आज भी नहीं मिला। तीसरा बिंदु, रोहतक वाली लड़कियों का हालांकि विवादास्पद इशू है, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ बहुत जल्दी में उनको अनाउंस कर दिया। तो मुख्यमंत्री क्योंकि जो कुछ कहते हैं उसका एक बयाना होता है, तो उनको थोड़ा सा वो नए हैं इसलिए वो सच जो जैसे आपसे बताया था वैसे बोल लेते हैं, तो थोड़ा हो सकता है 6 महीने के बाद वो दोबारा खुद भी वेरीफाई करना शुरू कर दे जब अफसर कुछ बताएं तो इतनी थोड़ी सी गलती होती है। इसमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री से ज्यादा उन अफसरों की गलती है जो मुख्यमंत्री को जानकारी देते हैं। पर एक मुख्यमंत्री या मंत्री क्योंकि वो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कुछ बोलेंगे डिपार्टमेंट के बारे में बोले, जनता के बारे में बोलेंगे, वो सोच समझ के बोलने, उनको अपनी कही हुई बात वापस न लेनी पड़े, क्योंकि वो लोग पहली बात पढ़ लेते हैं, दूसरी बात पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, विचार करना उतना कंफ्यूजन रहेगा, जनता भी कंफ्यूज में। बिल्कुल, और अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से समझें, ये उम्मीद की जा सकती है कि कल ये बीजेपी विधायकों की क्लास में भी सिखाई जा सकती है और बाकी जो पार्टियां वो भी अपने विधायकों को जरूर समझें। इस तरह के कैंप की जरूर सराहना करनी चाहिए। और सुनीता दुग्गल जी, हम ये भी कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस चर्चा में एक तरीके से आपको वो राय भी मिली है जो कल के लिए अहम हो सकती है बीजेपी की इस क्लास में। बहरहाल चर्चा में आज इतना ही। सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन तहलका हरियाणा। नमस्कार।